नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। पिछले हफ्ते आपने एक वीडियो देखा था टाटा टिगोर के एक्सीडेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो टाटा टिगोर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था टायर फटने के कारण। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हाईवे पर चालू गाड़ी में आपका टायर फट जाता है तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे। तो एक मैं डेमो भी दूंगा, लेकिन डेमो से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि टायर क्यों फटता है चालू गाड़ी में। तो सबसे पहला जो रीज़न है, बहुत ही बेसिक सा रीज़न है। अगर आपकी गाड़ी के टायर ने उनकी लाइफ पूरी कर दी, उनकी जर्नी पूरी हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट औसतन एक टायर की जो लाइफ होती है वो 45,000 अराउंड होती है, 45,000 किलोमीटर अराउंड होती है। तो उतनी जर्नी अगर ख़त्म हो गई है टायर की, वो घिस चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको उसे चेंज करवा देना चाहिए, वरना वो आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है लो टायर प्रेशर। अगर आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी में जाते हो और अगर आपकी गाड़ी में लो टायर प्रेशर है, तब भी बहुत सारे चांसेस हैं कि चालू गाड़ी में जो है टायर फट सकता है। क्योंकि लो टायर प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो बाहरी हिस्सा होता है वो ज़्यादा ही घिस जाता है, तो उसकी वजह से भी टायर जो है वो फट सकता है। तीसरा रीज़न है हाई टायर प्रेशर। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अगर हम एयर फिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो उनकी जो मशीन होती है टायर प्रेशर की, वो कई बार बिगड़ी हुई होती है। तो नॉर्मल में ही वो 10 PSI या फिर 15 PSI दिखाता है, और वो लोग अंदाज़े से वो एयर फिलिंग कर देते हैं। तो वहाँ पे भी हाई टायर प्रेशर भी हो जाता है कई बार। और ऊपर से अगर मैंने देखा है कि कई बार तो गाड़ी में ठूस ठूस के इतने सारे पैसेंजर वो लोग भरते हैं, तो हाई टायर प्रेशर प्लस ओवरलोडिंग भी होता है, और अगर हाईवे पर आप जाते हो तब भी टायर फट सकता है, हाई टायर प्रेशर प्लस ओवरलोडिंग के कारण भी। फिर चौथा पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। अगर आपकी गाड़ी के अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ख़राब हो गए हैं तब भी टायर फट सकता है। अलाइनमेंट अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि कोई भी एक टायर जो है वो अपनी जगह से मतलब स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, तो एक साइड से टायर जो वो घिस जाता है, तब भी टायर पर बहुत मार पड़ती है, तब भी टायर जो है फट सकता है। तो एवरी 10,000 किलोमीटर, या फिर अगर अलाइनमेंट आप जब भी ठीक करवाने जाओ तो वो लोग एवरी 5,000 किलोमीटर बोलते हैं। तो अब वो आप पर डिपेंड है कि आप एवरी 5,000 किलोमीटर या फिर एवरी 10,000 किलोमीटर चेक करवाते हो। लेकिन अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जो है मतलब फ्रिक्वेंटली आपको चेक करवा लेना चाहिए, साल में एक बार, या फिर वही इंटरवल में 5,000 किलोमीटर या फिर 10,000 किलोमीटर, जो भी आपको सूटेबल हो वैसे ही। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि टायर में कट लग जाता है, आप पंचर बनवाने के लिए जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका टायर का खर्चा है, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ करके आप टायर को बचा सकते हो, नया टायर लेने से बच सकते हो। वो लोग जुगाड़ क्या करते हैं कि ट्यूबलेस टायर को ट्यूब वाला बना देते हैं, ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब डाल देते हैं और जहाँ पे पंचर है वो सील कर देते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ये जुगाड़ सही में जानलेवा साबित हो सकता है। ये जुगाड़ नहीं, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो अगर कुछ ऐसा जुगाड़ करने की कोशिश करें एयर फिलिंग वाला, तो मत कीजिएगा, तुरंत ही नया टायर ले लीजिएगा। ये जुगाड़ कभी मत करना चाहिए, ये जुगाड़ आपको कभी नहीं करना चाहिए। क्या होगा कि गर्मियों के मौसम में, समर में क्या होता है कि रोड जो है वो बहुत गर्म हो जाती है, और ऊपर से आप लॉन्ग जर्नी में जाते हो हाईवे पे, तो टायर भी गर्म हो जाता है। तो कई बार जब हम एयर फिलिंग के लिए जाते हैं तो वो नाइट्रोजन डलवाने का इंसिस्ट करता है, जो एयर फिलिंग वाला है वो। तो देखिए, आज तक मैंने कभी नाइट्रोजन नहीं डलवाया है,
वो बहुत सारे नाइट्रोजन के फ़ायदे बताएंगे कि भाई नाइट्रोजन डलवा लो, आपकी गाड़ी के टायर ठंडे रहेंगे, नाइट्रोजन डलवा लो, गाड़ी स्मूथ चलेगी, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, गाड़ी के टायर जो ठंडे रहेंगे तो वो वाल्व पिघल नहीं जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी। इतने सारे सारे बेनिफिट्स वो बताते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई कितना पैसा लगेगा नाइट्रोजन का, तो वो बोले कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कराओगे तो 250 रुपया और रीफिलिंग का 50 रुपया। मैंने कहा भाई बहुत सस्ता है नाइट्रोजन। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि नॉर्मल एयर जो हमारे आजू बाजू होती है, वही एयर जो है वो टायर में एयर फिलिंग करते हैं हम लोग। उस एयर में 78% नाइट्रोजन ही रहता है और बाकी का परसेंट 21% ऑक्सीजन रहता है और थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो अगर ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है एयर में, तब एडिशनली हम लोग नाइट्रोजन क्यों डलवाएं? देखिए वो आप पर डिपेंड है। अगर आप नाइट्रोजन प्रेमी है कि नहीं, आप नाइट्रोजन अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं भाई मैं तो नाइट्रोजन ही डलवाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रोजन के कुछ अपने भी फ़ायदे हैं। लेकिन मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं देता। हाँ, किसी को अगर अपने इच्छा से डलवाना है तो डलवा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि शहर में तो इजीली अवेलेबल रहता है, लेकिन आपको शहर में से कई गांव में जाना पड़े और वहाँ पे आपको नाइट्रोजन फिलिंग की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे शायद ही अवेलेबल हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने नाइट्रोजन डलवा लिया तो टॉप अप में आप एयर डलवाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा होगा कि आपने खर्चा करके नाइट्रोजन डलवाया और गाँव में जब नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो नाइट्रोजन निकलवा के आपको फिर से 100-150 रुपये लगा के एयर फिलिंग आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मतलब उतना ज़्यादा एडवाइस नहीं देता, क्योंकि 78% ऑलरेडी नाइट्रोजन है। तो मतलब शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा कि नहीं भाई नाइट्रोजन में मज़ा है, लेकिन एक दो महीने के बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, मतलब ऐसा ही लगेगा कि आपने एयर ही फिलिंग की है। तो ये बात है। तो यही मतलब रीज़न है। मैंने सारे रीज़न, मेजॉरिटी मैंने रीज़न जो कवर कर दिए। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये रीज़न भी हो सकता है टायर फटने का, तब भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि इसमें से कोई आपको स्किप करना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, ये रीज़न ठीक नहीं है, नहीं हो सकता है, तब भी आप बोल सकते हैं कि नहीं ये रीज़न ठीक नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। तब भी आप कमेंट में आप लिख सकते हो। तो और एक लास्ट भी एक रीज़न है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट जो है लूज़ हो जाते हैं और इतने बड़े बड़े से बोल्ट जो है वो रास्ते में गिर जाते हैं। तो आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे उसके ऊपर से गुजरेगी तब भी टायर पे कट लग सकता है और फट सकता है। ये भी एक रीज़न मैं भूल गया था। चलिए दोस्तों, सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा कि आप कैसे गाड़ी को कंट्रोल करेंगे अगर चालू गाड़ी में टायर फट जाता है। तो एक छोटा सा डेमो है, वो डेमो आप देख लेते हैं। हाय गाइस, अब हम लोग डेमो देखेंगे कि अगर चालू गाड़ी में टायर फट जाता है तो आप किस तरीके से स्टीयरिंग को और गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जाते हैं रोड पे। देखिए, जब भी गाड़ी का टायर अगर फट जाता है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड का या फिर राइट हैंड साइड का, तो जिस साइड पे टायर फट जाता है तो उस वहाँ पे जो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी जो है आगे भी जा रही है और यहाँ से भी अंदर पुल हो रही है, मतलब खींच रही है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब भी आपको लगे कि टायर फटा है, मतलब मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला टायर फटा है, तो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ भी करके आपको उसको सीधा रखना है, मतलब इस तरीके से दोनों हाथों से टाइट पकड़ के रखना है। और हाँ, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं मारनी है, क्योंकि अगर आपने ब्रेक मारी तो ऑलरेडी वहाँ पे फ्रिक्शन जो है कुछ ज़्यादा हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो संतुलन खो बैठेगी।
तो जब भी टायर फटे तो जितना हो सके उतना स्टीयरिंग व्हील जो है वो टाइट पकड़ के रखिए, सीधा रखिए और एक्सेलरेट आप करते रहिए। मतलब ब्रेक मारना नहीं है आपको, एक्सेलरेशन जो है चालू रखिए। और आपको एक बात का भी ध्यान में रखना है कि आजू बाजू भी गाड़ियाँ वगैरह होगी, ट्रक वगैरह होगा, तो आपको उनसे भी बचना है। तो जैसे ही लेफ़्ट साइड का टायर फटे तो आप लेफ़्ट हैंड साइड का इंडिकेटर जो है वो आप ऑन कर देना, क्योंकि आपको सर्विस रोड पे ही आपको जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे से एक्सेलरेटर से पाँव आपका हट जाना चाहिए। मतलब अचानक से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे आपको छोड़ना है और हल्के से आपको लेफ़्ट हैंड साइड जाने की कोशिश करनी है। अगर आप एक हाथ से चला रहे हो तो वो मत चलाना, दो हाथों से ऐसा पकड़ के रखना। ऐसा हो तो आप यहाँ से भी आप पुश करके आपको सीधा रखने की कोशिश करनी है। और जैसे ही गाड़ी धीरे हो, ब्रेक नहीं मारनी है, न्यूट्रल पे लाके आपको हल्के से ऐसे साइड में खड़े कर देनी है। तो इस तरीके से आप जो है बच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि पैनिक नहीं होना है। हाँ, थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन जितना हो सके उतना ब्रेक आपको बिल्कुल भी नहीं मारनी है। आपको सिर्फ एक्सेलरेटर जैसे ही फटे तो एक्सेलरेटर को पाँव तुरंत नहीं हटाना है। मतलब थोड़ी देर जो है आप चलते रहिए और हल्के हल्के से आपको एक्सेलरेटर से पाँव आपका हटाना है और गाड़ी को धीरे करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो बात है वो समझ में आ गई होगी। वैसे ही सेम केस जो है वो राइट हैंड साइड पे भी होगा, लेकिन उस तरीके से आप लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको कोशिश करनी है स्टीयरिंग व्हील को लाने की। लेफ़्ट हैंड साइड से पुश करके आपको सीधा रखना है और बाद में धीरे धीरे करके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको आ जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जिसके पास भी गाड़ी है वो हाईवेज़ पे जो लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उन लोगों को आप जो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है या फिर आपके किसी फैमिली के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मास्क, सीट बेल्ट और हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। जय हिंद। काटते